हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई आज ना हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये नीट मेंस एडवांस सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज सब लोग देखना, सारे के सारे बच्चे। एंड सेकंड थिंग इज कि भाई यहाँ से ना देखो, यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एक एक्चुअली चैप्टर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लास 11th में है भाई, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। वहां पे हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और इसके ना बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जो अपने को उधर ही पढ़ने हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी वैसे नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो काफी सारे एक्सेप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेन मेन बता दूंगी कि आपके पीवाईक्यू लग जाए, और जो मोस्ट रिपीटेड फॉर्म में आती है, बाकी सारे मैं आपको वहीं कराऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चे, तो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई सबसे पहले, तो भाई नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या, कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बच्चे दो तरीके से अपने को पढ़नी है, दो तरीके से, जिसमें से पहली है कि आप ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करो एक डब्बे से, एक बॉक्स से। जैसे सपोज मैंने बोला एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और बोला डी ऑर्बिटल। तो भाई एस ऑर्बिटल में ध्यान रखो, ये ऑर्बिटल है और सिर्फ इसको हम एक बॉक्स से दिखाएंगे। किस से दिखाएंगे? बॉक्स से दिखाएंगे। बच्चे पी ऑर्बिटल, जो पी सबशेल होती है उसमें तीन ऑर्बिटल होती है, इफ यू रिमेंबर, तो हम यहाँ पे तीन बॉक्स को दिखाएंगे इस तरीके से। एंड स्टूडेंट्स, डी में हमारी कितनी होती है? 5। एंड इसी तरीके से बच्चे, अगर मैं बोलूं एफ ऑर्बिटल, तो आप जानते हो एफ ऑर्बिटल में, एफ सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 7 ऑर्बिटल। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने बना दी कितनी? 7 ऑर्बिटल। जी की बात करें तो 9, और एच की बात करें तो 11। तो इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉन का एक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अब कैसे दिखाएंगे मैम इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को? तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो लाइक दिस, एंड मैं बता चुकी हूँ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में, स्पिन क्वांटम नंबर में, कि अगर एक इस स्पिन पॉजिटिव स्पिन है तो दूसरी माइनस में जाएगी। इसी तरीके से बच्चे 1 2 3, ये किसने बताया था हमें कि भाई पहले सिंगली सबको फिल करो हुंस रूल ने, फिर उनको क्या करो, उनको क्या कर दो, डबल कर दो, है ना, पेयर अप कर दो। इसी तरीके से बच्चे डी में सबसे पहले सिंगली 5 में भरो, फिर उनको पेयर करना शुरू कर दो। उसी तरीके से स्टूडेंट्स एफ में भी इसी तरीके से पहले सबको सिंगल सिंगल दो, फिर आप उनको पेयर करना शुरू कर दो। तो बच्चे ये तो है मेरी पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैं ऑर्बिटल की हेल्प से समझती हूँ। किसकी हेल्प से? ऑर्बिटल की हेल्प से हम समझते हैं, और ऑर्बिटल को हम ऐसे एक बॉक्स बना के सोचते हैं। बच्चे अब दूसरे नंबर पे अगर आगे बढ़ा जाए, तो भाई एक और मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको मैं बोलूंगी क्या? नंबर 2, है ना। ये नंबर 2 तरीके से हम इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं ना इस तरीके से ना, आपकी देखो ध्यान से सुनना, ऐसे सब शेल्स बनाती हूँ, एस पी डी, ये तो हमने पढ़ी लिया ना। हाँ देखो एफ भी है, बस इनके आगे क्या लगा दो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा दो। जैसे ये 1 2 2 3, ये क्या दिखा रहा है? एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे एन को दिखा रहे हैं जो नंबर्स लिखे हैं। और ये क्या है मैम बच्चे? ये सारी की सारी मेरी क्या है? सब शेल्स। तो एक लिखने का ये भी तरीका है। और आपको पता है भाई, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या थी वो ट्रिक? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, और आगे चलना है फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये बता चुकी हूँ मैं आपको। तो भाई यही मेरा क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इसी फॉर्म में मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरने हैं। कैसे भरोगे भाई इलेक्ट्रॉन? बताओ। इसी वे में इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। ध्यान रखो भाई, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6, एंड डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एंड भाई एफ ऑर्बिटल में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। बच्चे कैसे फिल करेंगे ये मैं भी आपको सारी बात बताऊंगी क्वेश्चन की हेल्प से। पहले ना जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो याद रखो। एक चीज और समझ लो यार, कि आपको ना ये भी आना चाहिए, ये नोबल गैसेस की हमें एटॉमिक नंबर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ये कहाँ से आई नोबल गैस? भाई ये सारा पार्ट मेरा किसका है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में सब लोग डिटेल में बताएंगे। अभी इतना देखो कि भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें 8 ऐड कर दो तो नियोन, तो बन जाएगा 10, जो कि नियोन है ना। फिर से इसमें 8 ऐड कर दो तो 18,
देन 18 ऐड कर दो 36, 18 ऐड कर दो 54, 32 ऐड कर दो 36। तो बच्चे ये तो इन रिस्पेक्टिव गैसेस के एटॉमिक नंबर है। अब ये रिस्पेक्टिव गैसेस कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, राइट। हाँ, तो बच्चे ये गैसेस भी आपको सारी की सारी याद रखनी है और वेरी इंपॉर्टेंट इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। ध्यान रखो भाई, हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, नियोन आपका सेकंड पीरियड में आता है, आर्गन थर्ड पीरियड में आता है, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड में आता है, जीनोन फिफ्थ पीरियड में आता है और रेडोन सिक्स्थ पीरियड में आता है। शुरू में बच्चे दिक्कत होती है याद करने में, मुझे पता है। आई कैन रिलेट यू विद माई सेल्फ भाई, जब मैं आपकी जैसी थी ना, बच्चे स्टूडेंट थी भाई, मेरे को तो आफत लगती थी ये सब। लेकिन क्या करें भाई, उस समय मतलब ठीक था यार। लाइक मैं आपको बताऊं, लेकिन लाइक मैं भी ना, आई हैव स्टडीड फ्रॉम लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। लाइक सबसे पहले मैं बताऊं, आई वाज अ ड्रॉपर और मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी सारी पढ़ाई की थी, है ना। तो अब मैं वहीं की स्टूडेंट हूँ भाई। ध्यान रखो, जब वहाँ पे टीचर ने पहली पहली बार बताया ना, मेरे को तो इतना गुस्सा आया था यार, इतना सारा याद करना पड़ेगा। बट क्या करें यार, ये रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री की जो आनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि आज याद कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टाइम यार, जेई के पेपर में 6 महीने और नीट के में तो उससे भी ज्यादा है। आराम से रोज रोज थोड़ा 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 याद करो तो हो जाएगी यार, है ना। चलो, जैसे आज मेरे को देखो याद है, आपको भी ऐसी हो जाएगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। देखो हीलियम, ये रही, ये पीरियोडिक टेबल है आपकी। हीलियम देखो कहाँ पे है, ये रही। कौन सा इसका पीरियड कौन सा है? देखो फर्स्ट पीरियड है ना। नियॉन सेकंड पीरियड में आती है, आर्गन थर्ड पीरियड में आती है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड ओजी ऑर्गेन, क्या नाम है भाई इसका, ऑर्गेनिसोन। यस, ऑर्गेनिसोन जो है आपका सेवंथ पीरियड में आता है ना। तो ये भी मतलब मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लगा दिया है। उसके बाद बच्चे चलो अब मतलब फाइनली आते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो भाई जो सेकंड वाला मोड था हम उसकी तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, वो याद रखो। तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैसे भरोगे, पहले पहले कौन आती है 1s, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन। बच्चे ये जो आप ऐसे ऊपर दिखाओगे ना, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है इसको ऊपर ही दिखाते हैं और ये किसको शो करता है, आपके इलेक्ट्रॉन को। ऐसे फिल करना है। अब भाई इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। तो कैसे फिल करोगे इसको, 1s2, है ना। हाँ, अब इसी तरीके से बच्चे इसमें क्या जाएगा, देखो 1s2, 2s1, इसके 3 होता है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, नहीं है। तो यहाँ तक आप कर लेना। देखो सारा सेम आएगा, बस 2s2 हो जाएगा। फिर भाई सारा सेम आएगा, 2s2 2p में चला जाएगा, 2p1। मैम आपको कैसे पता चल रहा है कौन 2s में जा रहा है और कौन 2p में जा रहा है? भाई सबसे पहले तो ये वाली जो मैंने आपको याद कराई थी ना, एक काम करते हैं, इसको ना मैं वहां भी कॉपी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लो, अब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इसकी हेल्प से फिल करना सारे के सारे आप लोग, ठीक है। कैसे, देखो पहले मैंने किस में फिल किया था, 1s में। फिर किस में किया था, 2s में, है ना। फिर लिथियम वाले में किस में किया था, रुको एक सेकेंड, ये देखो भाई पहले किस में किया था, 1s में। तो देखो 1s, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन मेरा हाई हीलियम में 1s में ही गया था, क्योंकि जब तक s ऑर्बिटल पूरी नहीं भर जाएगी आगे मत भरना। लिथियम में देखो 3 है, तो पहले 1s2 और 2s1। फिर बेरिलियम में 2s2 हो गया, फिर बोरोन में 2p1 चला गया, ठीक है। लेकिन इसमें 2p में, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बताओ, अभी बताया था 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई पहले इसको भरो, तो ये इतना ही जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा 2p2, है ना। इसकी जगह क्या आ जाएगा 2p2। फिर भाई सारा सेम रहेगा, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, बस 2p6 हो गया, नियॉन पे कंप्लीट हो गया। फिर भाई देखो अब जैसे ही आपका 2p6 कंप्लीट हुआ है, अब हम किस पे जाएंगे 3s1 पे। तो 3s को फिल कर लो, सारा का सारा सेम। तो भाई देखो, जब क्यों मैंने आपको याद कराई है नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस देखो नियॉन है, एक मेरी नोबल गैस क्या है, नियॉन। तो जब आप नोबल गैस के नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, तो उसके बाद ना आपको इतनी सारी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ क्या लिखो, नियॉन लिख दो। नियॉन पे मेरे को सबको पता होता है, मैंने आपको याद करने के लिए भी नहीं दिया ना, देखो आगे है याद करने का भी। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की। तो आप देखोगे कि नियॉन पे जाएगा हीलियम 2s2, है ना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देखोगे जब इसके बाद वाले का करूंगी तो नियॉन लिखो और उसके आगे फिर 3s2 3p6 भरना शुरू कर दो। यानी कि कैसे, देखो नियॉन लिखा, हाँ नियॉन के बाद एक इलेक्ट्रॉन भरा है जो कि किस में जाएगा 3s1 में,
है ना, क्योंकि कैसे पता चला मैम 3s1 में है, क्योंकि बच्चे नियॉन पे आके तो पूरी आपकी खत्म हो जा रही है ना पीरियोडिक टेबल, फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है सोडियम वो तो नेक्स्ट पे शुरू होगा ना। तो थोड़ा सा ना आप ये नॉलेज रखो। अभी खैर अगर नहीं भी आती कोई बात नहीं यार, मैं सारा कुछ आपको कराऊंगी जब ये चैप्टर शुरू होगा। अभी बस मैं आपको फॉर्मेलिटी कर रही हूँ क्योंकि ये दिया हुआ है छोटा सा पार्ट इसमें, ठीक है। चलो अब भाई सुनो, कैल्शियम का करते हैं, चलो कैल्शियम का करते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ जो बात मैंने अभी कही उसको दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। तो भाई ये प्लीज याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। हीलियम का क्या है 1s2, नियॉन का क्या हो जाएगा, अगर नोबल गैस आती है तो हीलियम लिख दो, क्या लिख दो, देखो मैंने यहाँ पे हीलियम लिख दी। उसके बाद बच्चे मैंने क्या बोला 2s2, देखो एक ना राइम देखो मैं पढ़ के दिखाती हूँ। देखो आर्गन नेक्स्ट का कैसे भरोगे, तो भाई पहले नियॉन लिख दो, उसके बाद पहले 2s2 था तो अब 3s2, और 3s जब भी आएगा तो 3p भी आता है ना। हाँ चलो फिर क्रिप्टन है तो क्रिप्टन के लिए पहले आर्गन लिख दो, यानी 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अब यहाँ फिल हो चुके हैं, तो बच्चे अब 18 हमें फिल करने हैं। तो 3s के बाद क्या आएगा 4s2, लेकिन याद करो बच्चे 4s के बाद क्या आता है 3d और फिर 4p, तो इस तरीके से भरो। फिर क्या है जिनॉन के लिए पहले क्रिप्टन लिखो, फिर 4s के बाद क्या आएगा 5s 4d 5p। फिर रेडॉन के लिए क्या लिखोगे जिनॉन, फिर 5s के बाद क्या आएगा 6s 4f 5d 6p, है ना। फिर ओजी पे क्या लिखोगे रेडॉन, और 6s के बाद क्या आएगा 7s 5f 6d और 7p। अब मैम ये कैसे लिख दिया आपने 7s 5f 6d और 7p, तो भाई कंफ्यूजन की और प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ये जो ऑर्डर मैंने आपको सिखाया है भाई, ये ऑर्डर आपको आना चाहिए, यही इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है ना। आप देखोगे भाई 5s के बाद 5p डायरेक्ट नहीं है, उसके बीच में देखोगे 4d बैठा हुआ है, समझ में आई। तो यही एनर्जी ऑर्डर है जो आपको याद कर लेना और इसी के अकॉर्डिंग फिल करना है ना। चलो मैं आपको कैल्शियम का करके दिखाती हूँ, चलो इसी ऑर्डर से फिल करने का कोशिश करते हैं कैल्शियम का। तो भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आप देखोगे आर्गन तो आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर नोबल गैस आती है वो तो आएगी, तो आर्गन को लिख दो। आर्गन के बाद अब भाई 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के मैंने लिख दिए, अब बच्चे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, अब उन्हें कैसे भरूं, तो भाई आर्गन में देखो कैसे किया है 3s2, तो बस यहाँ पे 3s2 लिख दो, खत्म कहानी। बच्चे इसी तरीके से आता है मेरा वेनेडियम में, तो 23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर से आर्गन आएगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो भाई देखो ध्यान से देखो क्या आता है आर्गन, एक सेकेंड 1 सेकेंड भाई, एक सेकेंड यार गड़बड़ हो गई, ये 4s2 आएगा, ये ना 4s2 आएगा, क्योंकि आर्गन इतने तो यार कवर हो गए हैं ना इलेक्ट्रॉन, आर्गन जितने, उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा ना। हाँ। उसके बाद बच्चे वेनेडियम का केस भी यही रहेगा कि इसमें हमें भरने हैं आर्गन में, तो देखो यहाँ पे आके तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 23 अब 23 माइनस 18 कर दो, कितना बचा 5, यानी अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब देखो यहाँ पे कैसे भरोगे 5 इलेक्ट्रॉन को, देखो ध्यान से देख लो कैसे भरेंगे कि आर्गन के बाद 4s2 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और 3d 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्या आएगा 4s2 और 3d 3, 3d 3, ठीक है 3d 3, अब सही है। चलो अब बात आती है क्रोमियम की। तो भाई अब यहाँ पे ना देखो आप कहोगे मैम ये तो बहुत सिंपल है, आर्गन तो लिखा ही आपने 4s2 और 3d4 कर दो, लो हो गई। हाँ बच्चे जो सीखा है उस अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है, बट ये गलत है। अब बच्चे इसी को ना देखो, मुझे ये शब्द लिखना बहुत गंदा लगता है कि एक्सेप्शन है, कुछ टीचर्स बोलते हैं एक्सेप्शन है, याद कर लो, लेकिन फिलहाल ना मैं आपको समझाने पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी क्योंकि ये पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख के छोड़ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाऊंगी जरूर। बच्चे क्या होता है, देखिए जो मेरी हाफ फिल्ड और जो मेरी फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं भाई, वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, मोर स्टेबल होती है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, कहने का क्या मतलब है कि सपोज कहीं पे ना जैसे मेरा आपका 3D 4 प्रेजेंट है, लेकिन किसी वजह से बच्चे ये 3D 4, ये जो 3D 4 है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसी भी वजह से 3D 5 में,
यानी कि इस तरीके से। तो बच्चे ये ज्यादा स्टेबल होगी। अब ये 3D क्यों स्टेबल है, अभी पूरी आपको इसकी रामकथा समझाऊंगी, ठीक है। पहले आप इतना समझो। तो भाई यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, फिर मैम क्या होती है? तो स्टूडेंट इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज आर्गन। और मैंने बोला अगर 3D4 किसी तरीके से 3D5 हो सकता है तो कर दो। तो भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला जाएगा, यानी 4s1 एंड 3D5। तो आप देखोगे अभी ये क्या हो गया है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गई है। क्या हो गई है बच्चे? फुली फिल्ड, सॉरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गई है, जिसके कारण ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज परफेक्ट, राइट। तो ये ध्यान रखना क्रोमियम का केस। बच्चे इसी तरीके से ना कॉपर भी होता है, कॉपर भी इसी तरीके से होता है। देखो मैं ना करके दिखाती हूँ, कहाँ पे करके दिखाऊं, कहाँ करूँ यार, चलो यहाँ पे कर देते हैं। भाई आप कहोगे मैम देखो कॉपर क्या होता है, आप क्या कहो, बोलो कॉपर क्या होगा? तो भाई कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर होता है Z, है ना। आपको दिक्कत लेने वाली, लोड लेने वाली बात नहीं है कि एटॉमिक नंबर हमें अभी याद करने, भाई ये सब लिखा आता है क्वेश्चन में। तो देखोगे क्या है, आप क्या बोलोगे मैम, देखो आर्गन लिख दो और फिर क्या लिख दो 4s2, यानी 20 तो ये हो गए, फिर 3D9 कर दो, है ना, यही कहोगे ना। तो बच्चे अकॉर्ड जो समझाया उसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन वैसे गलत है। इस ये भी एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन सॉरी टू से, बट मैं क्या करूँ, अभी मैं समझा नहीं सकती बहुत अच्छे से, मैं ये तभी समझाऊंगी आपको। तो मैम यहाँ पे क्या होगा, देखो किसी तरीके से अगर 3D9 फुली फिल्ड हो जा रही है, अगर वो 3D9 से 3D10 हो रहा है, तो भाई हम लोग उसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। 3D10 हो रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे? देखो जैसे कि भाई उसने किया था, ऐसे ये भी कर लेगा। कैसे? कि भाई आर्गन और 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3D10। क्यों हुआ? क्योंकि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई? हाँ। चलो अब आगे चलते हैं भाई, मैं ना आपको भी समझाऊंगी कि ये फुली फिल्ड क्यों स्टेबल है, थोड़ा सा बताऊंगी, अभी रुक जाओ। पहले एक क्वेश्चन करो भाई, 2024 में आया था, बोलता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइंस्टीनियम आयन की बताओ, सॉरी एटम की बताओ, जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 99। तो भाई बहुत सिंपल है, क्या है बात, एटॉमिक नंबर है 99। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनको आपको याद करके रखना है सारा। मैंने कहा 99 का मतलब रेडॉन तो ऑलरेडी वहां पे कवर हो रहा होगा, हाँ तो मैंने लिख दिया, लो रेडॉन तो कवर है। अब 99 में से 86 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो 13 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो भाई रेडॉन हम कर चुके हैं, तो रेडॉन के बाद देखो हम इसको फॉलो करेंगे, इस वाले को। तो रेडॉन के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो 7s2 में। तो 13 में से 2 गया, कितना बचा 11, यानी अब 11 भरने हैं, तो 5f14 में 11 चले जाएंगे। समझ में आई बात? 5f14, 6d0, 7p0। तो चेक कर लो किस में जा रहा है। तो देखो 7s2 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 सब में है, 5f11 भाई सिर्फ एक में है, 6d0। तो भाई सेकंड इज माय राइट आंसर। समझ में आया कैसे करना है? चलो तो यस दिस इज माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, तो भाई फिर से देखो हम वही है, ये बहुत बहुत ही जरूरी चीज है यार, प्लीज इसको याद कर लेना, है ना। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कोई भी चीज आपको करने के लिए, प्लीज कर लेना। चलो अभी देखते हैं, इसकी हेल्प से देखो लगाएंगे सवाल। बोलता है स्ट्रोंटियम एस आर आयन है +2 में है और एटॉमिक नंबर है Z बराबर 38। तो भाई 38 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, क्योंकि +2 की फॉर्म में है ना, तो -2, तो 36 इलेक्ट्रॉन। क्या 36 आपका देखना आर्गन, सॉरी क्रिप्टन का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यस स्टूडेंट्स, ये कौन सी है मेरी नोबल गैस, क्रिप्टन। तो यस ये है। दूसरी क्या कहता है, सीजियम आयन प्लस CS+, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है 55 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 54। क्या 54 कोई नोबल गैस है? हाँ देखो ये रही जिनॉन, मेरी क्या है नोबल गैस है। तो यस ये क्या है मेरी जिनॉन इज माई नोबल गैस। बच्चे तीसरा करके देख लो। तो भाई तीसरे पे देखो लेंथेनियम प्लस आयन, यानी 57 में से माइनस कर दो 2, 55। भाई ये कोई भी नोबल गैस नहीं है। फोर्थ देख लो क्या बोलता है, Pb+2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी 82 में से 2 माइनस कर दो, तो क्या आएगा 82 में से 2 माइनस कर दो 80। तो भाई ये भी कोई नोबल गैस नहीं है। इस तरीके से भाई ये है यटरबियम Yb+2, है ना। हाँ तो ये जाएगा क्या, 70 में से 2 माइनस कर दो 68। भाई ये भी कोई नोबल गैस नहीं है। बच्चे आयरन Fe+2,
यानी कि 26 में से 2 माइनस कर दो, क्या बचा 24, यानी ये भी कोई नोबल गैस नहीं है। तो ऐसी मेरी नोबल गैस कितनी है, सिर्फ 2। तो भाई 2 इज माई आंसर। यस, 2 इज माई राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये भी एक आया था, ये आपका आया था 2022 में। ये बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनियम 78। भाई यहाँ पे ना मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, एक एक्सेप्शन है। ये मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट में समझाऊंगी, तो क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना, अभी इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे आप सोचोगे वैसे सवाल नहीं होगा। जैसे क्रोमियम कॉपर में एक एक्सेप्शन आया था, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, ये देखो एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, चलिए अब आप ये वाला देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है, तो आपने पढ़ लिया ना। द साइज ऑफ 2px ऑर्बिटल इज लेस देन द साइज ऑफ 3px ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि जैसे n बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। तो भाई यहाँ पे 2px में n क्या है, 2, और 3p में n क्या है, 3। तो n बढ़ा तो साइज भी बढ़ा, तो ये बात सही है, ये गलत है। सी बोलता है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। इक्वल थोड़ी है यार, ये भी ये पॉइंट तो पूरा एनसीईआरटी का क्या बताया था कि एनर्जी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, इक्वल नहीं। भाई ये इक्वल नहीं, मोर होती है। याद है ना कैसे बताया था ना यार। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण इसकी एनर्जी मोर नेगेटिव चली जाती है। ज्यादा नेगेटिव होने के कारण एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाती है। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का, भाई क्रोमियम का क्या बताया अभी मैंने आपको, 3d5 4s1। हाँ यही बताया है, 3d5 4s1, ये भी सही है। तो भाई आंसर जाएगा मेरा बी एंड डी। एक सेकेंड यार, अरे ये क्यों गलत कर दिया है, तो सही है ना। तो ए बी एंड डी, सॉरी, ए बी एंड डी, सो सेकंड इज माय राइट आंसर। तो यस स्टूडेंट, सेकंड इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आ जाता है मेरा एक्सचेंज एनर्जी। तो भाई देखो ध्यान से सुनो कि एक्सचेंज एनर्जी में थोड़ा सा समझाऊंगी, वो तो समझाऊंगी, लेकिन ना यहाँ पे हेडिंग मुझे सही नहीं लग रही है। ये यहाँ भी आना, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, एक्सचेंज एनर्जी तो हम पढ़ेंगे ही, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होती है। सबसे पहला होता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चे। देखो कोई भी चीज अगर सिमेट्रिकली प्रेजेंट है ना, देखो इस डी ऑर्बिटल में D5 है, ये क्या बोलेंगे उसको, D5, इसको बोलोगे D3। तो भाई जो चीज ज्यादा सिमेट्रिकल होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे बोल दूं, मैंने कहा मैंने ना जैसे सपोज मेरे को ना एक बॉक्स बनाना है और उसमें ना मेरे को बॉल्स अरेंज करना है, अच्छे से बॉल्स अरेंज करना है। तो एक है मैंने कि एक के नीचे एक के नीचे एक अच्छे से अरेंज किया है ना, ऑर्डर्ड वे में। और एक मैंने भाई ऐसी बहुत सारी कैसे भी बॉल उठा के एक साथ भर दी। तो ज्यादा स्टेबल सिस्टम कौन सा है, तो भाई ज्यादा तो यही है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ पे सिमेट्री आ जाती है वो सिस्टम मेरा ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। तो भाई पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा कहता है एक्सचेंज एनर्जी, कि जहाँ पे सिमेट्री होती है ना भाई, डी और एफ की, आई मीन टू से किसी भी ऑर्बिटल की जहाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल है, वो क्यों है? क्योंकि वहां पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो टोटल कितने एक्सचेंज हो गए? 4। बच्चे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये कितने के साथ करेगा? 1 2 3 के साथ। मैंने कहा ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये कितने के साथ करेगा? 1 2 के साथ। मैंने कहा चौथा इलेक्ट्रॉन कितने के साथ करेगा? 1 के साथ। तो भाई जब जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है अपनी पोजीशन किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करता है, तो हमेशा एक्सचेंज के दौरान स्टूडेंट्स कुछ एनर्जी, कुछ क्या ऐसे लिखो कि एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है। और बच्चे जब जब सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। तो बच्चे यहाँ पे ज्यादा एक्सचेंजेस, यानी कि टोटल 10 एक्सचेंज होने के कारण एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। इसी वजह से बच्चे हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। समझ में आई? यस।
चलिए, तो भाई ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका सिस्टम कैसा होता है, हाफ फिल या फुल फिल्ड होता है, तो उस समय पे इस शील्डिंग बहुत कम होती है, शील्डिंग कम होती है। तो ये भी ध्यान रखना। अब शील्डिंग क्या होती है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में समझाऊंगी, अभी बस सुन लो। और भाई यहाँ पे ना रिपल्शन भी कम होता है, क्योंकि सपोज D5 सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। किसकी बात कर रही हूँ, स्टेबिलिटी की। तो D5 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू D6 के। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है, तो भाई ज्यादा रिपल्शन कहाँ हो रहा है बताओ, 5 में कि 6 में? तो 6 में ज्यादा, और 6 में ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कम है। राइट, हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं। तो फिर मैम फिर ऐसे तो D4 और D5 में, फिर 5 में तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो गया, तो फिर आप D4 को ज्यादा स्टेबल बोलो। नहीं बच्चे, क्योंकि सारे फैक्टर्स का हम एक साथ क्लब करके सोचते हैं, किसी एक फैक्टर से आप सारा का सारा कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, अब आप कहोगे मैम D4 को ज्यादा स्टेबल करो। नहीं, D4 क्यों? क्योंकि भाई हमने सिमेट्रिकल वाला पॉइंट भी तो पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्री भी तो है यहाँ पे, और सिमेट्री वाला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। समझ में आई? तो स्टेबल आपका D5 ही रहेगा। क्लियर है बात? चलो, और फिर देखो एक्सचेंज वाला, एक्सचेंज एनर्जी वाला पॉइंट भी बताया। तो भाई खाली इन थ्री और फोर्थ पॉइंट की स्मॉलर रिपल्शन है, या स्मॉल शील्डिंग के कारण ये सब हो रहा है, सिर्फ आप इन दो पॉइंट से ऐसा का ऐसा नहीं सोचोगे। समझ में आई? सबसे बड़े पॉइंट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक तो सिमेट्री है और एक एक्सचेंज एनर्जी। उसके बाद ये तो दूसरे पॉइंट है छोटे छोटे से। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भाई मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। ये देखो, एक क्वेश्चन कब आया था, ये शायद 2025 का सवाल है यार, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हटा रही हूँ, और ये शायद 25 का ही है। देखते हैं, कहता है कि द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सब्सटेंस इज ड्यू टू। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया है, सही बात है। स्मॉलर कूलम्बिंग रिपल्शन एनर्जी, सही बात है, अभी बताया। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं पहले। द लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, सही है। रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर, ये भी सही है। ये क्या कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। ये बोल रहा है कि जो नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल है उसमें सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपोजिट स्पिन के प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ बेहुदा सा पॉइंट है। तो भाई मेरा आंसर जाएगा क्या, ए, बी, डी और ई। तो भाई फोर्थ इज माई, सॉरी, सेकंड इज माई करेक्ट आंसर। चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई यस, सेकंड इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना? तो जितना बताया है उतना परफेक्ट है यार। मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन अब तो नहीं अटकना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, चाहे आप नीट वाले हो चाहे आप जेई मेंस वाले हो। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, आज फाइनली यार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लिटरली काफी इतना खिंच गया। अब मैं ट्राई करती हूँ कि यार हर चैप्टर को ना विद इन अ वीक कंप्लीट करा दूं। ठीक है, चलो ट्राई क्या, मुझे करना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि मैंने 0 टू हीरो सीरीज चला रखी है, एंड वही आपका जनवरी में तो पेपर ही आ जाएगा, तो उसका सिलेबस तो पहले ही होना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, PYQs लगाओ। चलो बाय बाय।